पूछेगा। और मेरे ख्याल से हमें किसी दूसरे सेवा के या प्रशासनिक अधिकारियों से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करके खुद की स्ट्रेंथिंग इतनी करनी चाहिए कि वो हमसे पूछे काम कैसे करना है। यही हमारी सफलता होगी और यही हमारे एक शिक्षक संवर्ग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि हम सम्मान के साथ खड़े हो पाएंगे। लेकिन पहले हमें कुछ करके दिखाना होगा। थैंक यू मैम। हमारे साथ में उपस्थित हैं, स्वागत और अभिनंदन है आपका। बहुत आवश्यकता है हमारे बच्चों को, सभी को। सारी चीज़ें होती हैं जो एक विद्यालय को एक सुचारू रूप से बनाने के लिए योगदान देती हैं। बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं एंड वन ऑफ द वेरिएबल्स इज लीडरशिप। तो नेतृत्व आपने कभी कोई कार्यशाला करी है, कभी कुछ सुना है? कुछ लोग तो हमारे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, गायत्री मैम हैं, सर हैं, दीपचंद जी हैं और बाकी और लोग भी हैं, पर कोई नेतृत्व के बारे में कुछ बताना चाहेगा? वो हर कार्य के प्रति है, बोलने में उसके हाव-भाव है, उसके वाक्य प्रभुत्ता है, उसका प्रबंधन है, उसका क्या नाम है, जो भी सिस्टम उसका है, उस सिस्टम को सफल करने में तो बोली है। उसका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि वो अपने पूरे ग्रुप को मोटिवेट कर सके, उस कार्य को संपन्न किया है जो काफ़ी बृहद है और बहुत मायने में जो छात्र अधिगम है या अधिगम प्रतिफल जिनको आप लर्निंग आउटकम्स कहते हैं उस पर प्रभाव डालती है। तो लीडरशिप के तहत बहुत कुछ आता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन है, कम्युनिटी से, समुदाय से संबंध बनाना है, टीचर्स की मेंटरिंग करना है, टीचर्स की कोचिंग करना है, शिक्षकों के नेतृत्व में जो नेतृत्व करता होता है विद्यालय प्रमुख, वो शिक्षकों का नेतृत्व भी करता है। सबसे प्रमुख अगर अंतर आपसे पूछा जाए कि शिक्षक नेतृत्व में और विद्यालय प्रमुख के नेतृत्व में क्या अंतर है, तो शिक्षक नेतृत्व जो करता है वो अपनी कक्षा की परिधि में वो सीमित होता है या समुदाय से भी बात कर रहा है, अभिभावकों से भी बात कर रहा है, तो उन्हीं बच्चों के अभिभावकों से बात कर रहा है जो उसकी कक्षा में आते हैं। पर एक विद्यालय प्रमुख जो है उसकी जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बहुत अधिक स्तर पे फैली हुई हैं। वो सभी स्टेक होल्डर्स के साथ नेटवर्क करता है। उसकी जो नेतृत्व क्षमता है, नेतृत्व दक्षता है, वो स्कूल के हर पहलू पे प्रभाव डालती है। उनकी जो गुण हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। Who is a leader in the educational context? एक विद्यालय के संदर्भ में नेतृत्वकर्ता कौन है और नेतृत्व की क्या परिभाषा होगी? तो जब भी हम नेतृत्व जैसे गूढ़ विषय में हम अंदर घुसते हैं तो ये पाते हैं कि कोई एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है नेतृत्व की, एक सिंगल परिभाषा नहीं है नेतृत्व की। जितने व्यक्ति हैं उतनी ही परिभाषाएं हैं। आप लोग अलग अलग जिले से आ रहे हैं, अलग जिलों का अलग भौगोलिक दृष्टिकोण है, सामाजिक पृष्ठभूमि अलग है, तो हर क्षेत्र में जो नेतृत्व है वो अलग क्षेत्र से भिन्न है। तो every leadership definition is unique and very individual। हो सकता है कि जिस जीवन शैली से मैंने अपने आप को एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभारा है, आप किसी और तरीके से आपने अपने जीवन में आप नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे हैं। तो इसी से एक गतिविधि आपको दे रही हूँ कि आप अपनी व्यक्तिगत परिभाषा लिखिए, एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता कौन है। विद्यालय के सफल संचालन हेतु उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर सके, न कि प्रयोग। सबसे पहले लीडर को इनिशिएटिव लेने की एक उसके अंदर बेस्ट हैबिट होनी चाहिए। इनिशिएटिव लेगा तभी वो अपने जो टीम है उससे काम करा पाए। और साथ में सर ने जो भी बताया, उपलब्ध जो संसाधन है उसका बेहतरीन हमें उपयोग करना आना चाहिए और प्रजातांत्रिक होना चाहिए लीडर। मेरे विचार से किसी कार्य को सहयोग और समन्वय से अगुवाई करने वाला, लीड करने वाला नेतृत्वकर्ता होता है। वो चाहे संस्था प्रधान हो या उनमें से कोई भी व्यक्ति जो उस कार्य को लीड कर सके, नेतृत्व। उससे ये सभी तरीके से जो भी अपने पास संसाधन है उनको तरीके से मैनेज कर सके, अपना स्टाफ है और बच्चे हैं उनका कोऑर्डिनेशन अच्छे ढंग से कर सके, उससे विद्यालय हर क्षेत्र में आगे बढ़े। स्टेक होल्डर को विश्वास में लेकर विद्यार्थियों के जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है समग्र अधिगम और विकास के लिए कार्य करता है। एंड अ लीडर क्रिएट्स लीडर्स।
नॉट फॉलो। कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता है, उसको जोड़ने वाला योजक जो होता है वो दुर्लभ होता है। अगर ये गुण संस्था प्रधान के अंदर आ जाए, मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से वह लीडरशिप बहुत अच्छा है। और एक और वाक्य है, मैं संस्था प्रधान नहीं हूँ, संस्था मेरे लिए प्रधान है। जो भी कार्य होगा वो संस्था के हित में होगा। निश्चित रूप से अगर ऐसा भाव उसके अंदर है तो वह निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा लीडर है। एक क्षमता होना क्रिटिसिज्म, आलोचना को लेने की कंस्ट्रक्टिवली, दैट इज अ वेरी बिग क्वालिटी आई फील ऑफ अ लीडर। जो नहीं ले सकता है आलोचना, वो बंद कर देंगे बाकी सबको और केवल जो मैं चाहता हूँ वही होगा। सो मेंटल हेल्थ से मैं थोड़ा इसको रिलेट कर रही हूँ। सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को समझ नहीं पाते हैं। तो आप बताएंगे मुझे, क्योंकि ये इंटरैक्टिव सेशन है, आप बताइए आप प्रशासन से क्या समझते हैं? प्रशासन किसके अधीन होता है? रूल्स, नियमों और विनियमों, ठीक है। वो हम नहीं कह सकते, होता तो लोगों के लिए ही है, तो टूबे तो होता ही है सब कुछ। प्रशासन नहीं होगा तो एनार्की फैल जाएगी, सब अपने अपने मन का करेंगे। तो नियम और विनियमों की जानकारी होना किसी भी विद्यालय प्रमुख के लिए बहुत आवश्यक है। तो पीएम श्री में कितनी धनराशि आई है, उसको कहाँ खर्च करना है, किस तरह से खर्च करना है, रूल के मुताबिक खर्च करना है। जो जो गतिविधि करनी है आपको वो पीएम श्री के मैंडेट के तहत करनी है। ये सब आपका प्रशासन में आएगा, ठीक है, जिसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, फाइनेंशियल मैटर्स ये आ जाते हैं। आते हैं मैनेजमेंट पे, प्रबंधन। तो एक विद्यालय प्रमुख जो है वो प्रबंधनकर्ता की भूमिका में कब आता है, क्या मैनेज करता है? जस्ट गिव मी एन एग्जांपल। हर दिन जाके, जैसे आपने बोला कि कई विद्यालयों में मानवीय संसाधनों की कमी है, रिसोर्स मैनेजमेंट करता है, करेक्ट। लीडरशिप पे तो नेतृत्वकर्ता की भूमिका में जब आता है विद्यालय प्रमुख, तो वो विजन बनाता है। होती है जब वो अपने शिक्षकों के साथ, बच्चों के साथ एक ट्रस्ट बिल्डिंग करता है लंबे समय तक। इसको और एक नए तरीके से भी हम समझ सकते हैं, जब भी हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उसकी एक समय अवधि होती है। मैनेजमेंट करते हैं तो मैनेजमेंट, मान लीजिए आपके यहाँ कोई पीएम श्री स्कूल में आपको बहुत बड़ा आयोजन करना है, तो विजन जो है वो आपकी जो सोच है, आपकी जो टीम की सोच है वो एक होनी चाहिए, तभी लोगों की ओनरशिप बढ़ती है, हर व्यक्ति की उसमें ओनरशिप बढ़ती है। तो हम ये भी बोल सकते हैं, एक नई परिभाषा ये भी बोल सकते हैं जो हमारी बातों से निकल कर आई, आप लिख सकते हैं कि नेतृत्व जो है एक सकारात्मक प्रभाव डालने की प्रक्रिया है। अपने बिल्कुल पिताजी पे गया है, तो क्या होता है कि जब हम अपने परिवार में भी उसका उदाहरण देखते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो हम ही से सीखते हैं। विद्यालय में आइए, विद्यालय में बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं लर्निंग आउटकम्स को बढ़ाने के। करे जा रहे हैं कि नहीं करे जा रहे हैं? करे जा रहे हैं, पर फिर भी मुश्किल हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आपने कभी वयस्कों, अडल्ट्स के लर्निंग आउटकम्स पे कभी जोर नहीं किया। Isn't it? एक कक्षा के विद्यार्थी लर्निंग आउटकम्स में बेहतर हो पाए, वो बहुत कुछ निर्भर करता है कि शिक्षक की दक्षता क्या है कि नहीं? एक विद्यालय में सभी बच्चों के लर्निंग आउटकम्स बढ़ पाए, वो बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपके विद्यालय प्रमुख की दक्षताएं कैसी हैं। रेजिलियंस मतलब किसी भी विपरीत परिस्थिति में डटे रहना, रेजिलियंस। प्रायोरिटाइजेशन, प्राथमिकता देना। बहुत से ऐसे हमारे अडल्ट पर्सनालिटीज़ हैं जो बहुत चीज़ों में उलझ जाते हैं, प्राथमिकता नहीं दे पाते कि अभी ये कार्य करने हैं, फिर ये कार्य करने हैं, फिर ये कार्य करने हैं पूरे टीम को। तो एक स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है, प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी है कि कब कौन सा कार्य किया जाए, कितने समय में किया जाए। अडैप्टेबिलिटी, अडैप्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि अब जो भी परिस्थिति है एडजस्ट कर लो, एडजस्ट करना नहीं है अडैप्टेबिलिटी। जो भी परिस्थिति है आप उसमें एडजस्ट तो करिए ही, पर साथ में उस परिस्थिति को अपने फेवर में कैसे करना है वो अडैप्टेबिलिटी है। वैल्यू को तभी अपहोल्ड करते हैं जब हमने उसको बहुत समय से प्रैक्टिस किया है। जो भी हमारे विद्यालय के प्रोसेसेस हैं, प्रक्रियाएं हैं, जब हम बात करते हैं लर्निंग आउटकम्स की,
उसमें हम क्या देख रहे हैं? आपने किसी ने लर्निंग आउटकम्स देखे हैं किसी कक्षा के, किसी विषय के, एनसीईआरटी के देखे हैं? एक सेकेंड, मैं पहले पूरा कर लूँ फिर आपसे ले लूँ। तो उसमें क्या है कि जो बच्चा है क्या वो इस अंतर को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है? उसमें नॉलेज भी है, स्किल्स भी हैं और एटीट्यूड्स भी हैं। तो दक्षताएं जो है वो आधारभूत है लर्निंग आउटकम्स के। नहीं तो सिर्फ हम ज्ञान के आधार पर प्रश्न पत्र पूछ लेते और उसके आंसर हो जाते। और वो नॉन वेजिटेरियन खाती थी, आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया। तो उनके जब बच्चे हुए और उनकी जो एजुकेशन हुई, वो इतने बड़े सपोर्टर बन गए कि उन्होंने अपने माता पिता का नॉन वेज छुड़वा दिया, जो उनकी वैल्यू फॉर्मेशन हुई एज दे प्रोग्रेस्ड इन द स्कूल, और उन्होंने कभी नहीं छुआ। कहने का ये तात्पर्य है कि कई बार हमारी वैल्यू फॉर्मेशन जो है हमारी परिस्थितियों पे भी बहुत आधारित होती है। हमने कहाँ से सीखा, क्या सीखा। मैं ये नहीं कह रही वो सही है कि गलत है, पर मैं ये कह रही हूँ कि एक ही परिवार के होने के बावजूद उनका वैल्यू फॉर्मेशन विपरीत हो गया, क्योंकि उनको उस तरह की परिस्थितियाँ अवसर मिले जहाँ उन्होंने वैसा ज्ञान देखा, ऐसे कौशल, उन्होंने एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स किए होंगे, जस्ट लाइक दैट। क्लास में बैठे उनमें से 50% रीडिंग नहीं आ रही। करेक्ट। और मैं कहूँ कि 95% को उनको इंग्लिश की रीडिंग नहीं है। क्या रीजन? तो उन्होंने ये कहा कि एब्सेंट रहते हैं, रेगुलर नहीं आते। रेगुलर का एक कुछ नहीं था, लेकिन वो हमेशा रेगुलर हमेशा एब्सेंट रहता तो नहीं हुआ, उसको टाइम मिला होगा उनको। रेडीनेस, जब तक आप तैयार नहीं करोगे बच्चों, अगर वो सीखने के लिए तैयार नहीं है, आप कितना ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं सीखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगी तो नहीं सीख पाऊंगा। मैं कितना ही बढ़िया पढ़ा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं समझ सकती। तो हम बच्चों में क्लास का माहौल इस तरह का बनाया गया है कि वो पहले तैयार हो, 5 मिनट लगे उनको, 10 मिनट लगे अच्छे से। तो बच्चों को प्री स्कूल से ही हम कैसे दक्षताओं की ओर उनका उन्मुखीकरण कर रहे हैं, उनको कैसे रेडी कर रहे हैं टू प्रिपेयर फॉर द एजुकेशन। यस, नाम तो मुझे याद नहीं, कि वो मेरे बच्चों को बुला दो। मैंने पूछा कि भाई बच्चा आपका कौन सी क्लास में? तो सच बताऊं आप लोगों को हंसी आएगी, हंसी सत्य बात है। वो कहने लगे ये तो हमें क्या मालूम कौन सी क्लास है, तो तुमको पता होना चाहिए, तुम क्या पढ़ाते हो। सच कह रहा हूँ, ये बात आई। मतलब माँ बाप को ये पता नहीं है मेरा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। तो उन कठिन परिस्थितियों में हम किस तरह से एक बेहतर काम कर सके, वही लीडरशिप है। अच्छा, सामने देख लीजिए। बच्चों को ये सिखाने की जरूरत है कि वो माता पिता को बताए कि मैं किस क्लास में हूँ और वो इसके लेवल। यस। तो बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो स्कूल और समुदाय को साथ पास लाने के लिए एक विद्यालय प्रमुख कर सकता है। वो बिल्कुल आपकी बात सही है। उन्मुखीकरण करें, उनको भी सशक्त बनाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। आप अग्रणी भूमिका में हैं। ये हमारा करिकुलम है, इसको 7 की एरियाज हैं, इसको मैंने इधर दिया है। अच्छा, ये जो 2 टेबल हैं, बस इस पर मैं आखिरी चर्चा करूंगी, फिर एक छोटा सा हम गेम खेलेंगे। ये आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा जब मैं आपको इसको हिंदी में भेजूंगी, क्योंकि पेडागोजिकल लीडरशिप की चर्चा की गई है NEP 2020 में, यानी कि शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता। कई बार ऐसा होता है जब हम प्रिंसिपल बन जाते हैं तो हम इतना ज़्यादा प्रशासन में उलझ के रह जाते हैं कि हम एकेडमिक से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। ये भी सच है कि नहीं? तो कैसे आप विद्यालय प्रमुख से आप अपेक्षा कर रहे हैं कि वो पूरे विद्यालय के लर्निंग आउटकम्स को ऊपर उठाते हैं? कई बार विद्यालय प्रमुख इस बात में भी थोड़े झिझकते हैं कि भाई शिक्षकों की कक्षा में ना जाएं तो लर्निंग आउटकम्स कैसे उठेंगे। तो आप अपने आप को जब सशक्तिकरण कर रहे हैं अपना स्वयं का एज अ स्कूल लीडर, थोड़ा कोशिश करिए कि हर कक्षा में जो किताबें चल रही हैं, संताओं पे भी कार्यक्रम करता है, बताते रहते हैं। इस वर्ष या आने वाले वर्ष में हम लोग सिस्टम ऑफिसर्स के लिए भी लीडरशिप के कार्यक्रम बनाएंगे और उसको लागू करेंगे। तो थोड़ा वक्त लगेगा, पर ये भी होगा आगे, और उस तरह के कार्यक्रम बनेंगे, उनके नेतृत्व क्षमताओं के लिए भी बनेंगे। बाकी यस, देखिए वही वाली बात है, प्रारूप चाहे जो भी हो, बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, बच्चा खुश है या नहीं है, वो आपका एक उद्देश्य अगर आप पूरा करते हैं तो और आपको ये मैं बताऊँ, कोई अधिकारी बहुत अनावश्यक भी नहीं परेशान करता है, करते हैं। में सबसे ज़्यादा कठिन है
इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इतने विद्यालयों के साथ हमारा भी इंटरेक्शन रहा है, नीपा का, NCSL का। जो है उनका स्ट्रेंथनिंग वो कर पाएँ। वो एकेडमिक स्ट्रेंथनिंग भी हो सकती है, इसलिए डाइट को लिया है, क्योंकि डाइट का एक बहुत बड़ा रोल एकेडमिक जो है, जैसे मैडम ने बताया था कि एकेडमिक जो लीडरशिप है, और ये अभी मैं बाड़मेर में एक कोई KGV विजिट कर रहा था, तो जब KGV विजिट करके जब बाहर निकल रहा था तो वहाँ एक लेडी ने बहुत अच्छी बात मुझे कही, वहाँ की जो वार्डन थी, कि सर ऑफिसर तो नेशनल लेवल से भी आते हैं, स्टेट लेवल से भी आते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा ऑफिसर आएगा जो एकेडमिक हमारी प्रोसेस को चेक कर सके, जब वहाँ स्कूल में रह जाएगी। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम इस प्रकार से उन बच्चों की जो है वो पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रियाओं में कितना इन्वॉल्वमेंट हो गया। और बहुत सारी जगह ऐसे प्रिंसिपल है, जैसे मैंने कहा कि क्लासें लेनी चाहिए, बहुत सारे प्रिंसिपल लेते हैं बाल सभाओं में, प्रार्थना सभाओं में, या जितनी भी प्रकार के जो हमारे 2 घंटे की एक्टिविटीज़ है, या जब कोई क्लास के अंदर टीचर नहीं होता है। मैं शुरुआत में 1990s में एक साइकोलॉजी की लेक्चरर थी गोवा में, जहाँ मैंने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को साइकोलॉजी पढ़ाई है। उसके बाद मैं एक काउंसलर के रूप में भी अभी भी हूँ स्कूल दिल्ली में, और साथ साथ हमारी जो एक्सप्रेशंस इंडिया है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेंटल हेल्थ के एरिया में काम करती है। इट इज़ लेड बाय अ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, जो कि दिल्ली के बहुत फेमस और वेल नोन साइकियाट्रिस्ट है। डाइट वाले की होनी चाहिए, डाइट में काम करते, पौधों पे काम करते हुए, और जो एक प्रिंसिपल की होनी चाहिए। ये सीख तो हम ये रहे हैं कि और बेहतर कैसे बने, क्योंकि स्कोप तो सभी को होता है। डू यू एग्री? सो वी ऑल कैन लर्न। ओके, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी सबसे पहले कि क्या मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा करना आवश्यक है? आज की समय बहुत जरूरी है। वेरी गुड। क्या आप में से कई लोग जो स्कूलों में जा रहे हैं, या एक यहाँ पे बैठे हुए व्यक्ति ने बोला था कि मैं तो बहुत स्कूलों में गया, वहाँ ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, और कईयों ने बोला कि वहाँ पे ये है स्टैटिस्टिक्स इंडिया के कि 10% जो हमारे बच्चे हैं उनको कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम, मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, ठीक है, और इसमें से 70% जो है उनको कोई भी हेल्प नहीं मिल पाती है। क्यों? साइकियाट्रिस्ट की कमी है, काउंसलर्स की कमी है, थेरेपिस्ट की कमी है, जो इस साइकोलॉजिस्ट की कमी है कमी। तो ऐसे में जब आप लोग बच्चों के साथ रोज इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी लाइफ में है, इवन एज डाइट पीपल, क्योंकि आप भी तो देख रहे हो, ओवरसी कर रहे हो, राइट, आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अपने आप को बिल्ड करें, ताकि आप चीज़ें पहचानें, उसके बारे में थोड़ा ज्ञान रखें, क्या क्या प्रॉब्लम्स जनरली होती हैं, आप क्या कर सकते हैं SOS पे, एकदम इमरजेंसी की सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। शायद आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो कि समस्याओं को देखते हैं या साइकियाट्रिस्ट तक पहुंचने में टाइम लग जाए। एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहे, सिचुएशन कैसी भी है, अगर हम थोड़ा सा हिल भी गए तो वापस अपने आप को एक स्टेबल कंडीशन में लाके और सही करना है तो एक्शन करें। ओके, अपने जो इंद्रियों की तरफ अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं है, तो जैसे कोई किसी ने कह दिया वो चिड़चिड़ा हो गया, तुरंत व्यक्ति कहते, इस तरह का जो बिहेवियर है जो उसको नियंत्रित नहीं कर पाता, वो सभी मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत है। साउंड माइंड होना चाहिए, साउंड माइंड पे डिपेंड करता है। माइंड साउंड है तो मेंटल हेल्थ ठीक है, अदरवाइज सुख दुख गर्मी सर्दी में अपना संतुलन ना खोए तो हम कह सकते हो मानसिक प्रोसेस हो। सो मेंटल हेल्थ, अभी तक कई लोग समझते थे कि कोई परेशानी होना, कोई मेंटल प्रॉब्लम होना, अगर किसी में वो प्रॉब्लम है, जैसे कोई डिप्रेशन में है, कोई एंजाइटी है, कोई स्किज़ोफ्रेनिया है, बड़े बड़े ऐसे नाम हैं, तो ही उसका मेंटल हेल्थ जो है, मानसिक स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन WHO ने डिफाइन किया है 222 में कि अ स्टेट ऑफ वेलबींग, एक ऐसे पोजीशन में रहना जहाँ पे आप बिल्कुल अपने आप को बैलेंस कर पाएं, अच्छा महसूस करें, ताकि आपकी जो क्षमताएं हैं आप उनको पूरी तरीके से डेवलप कर पाएं, ताकि आप जो रोजमर्रा की जिंदगी में स्ट्रेसेस आते हैं
अगर मेरा कोई शब्द आपको समझ ना आ रहा हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं शायद आप ही की मदद लेके वो हिंदी में बोलूँ। मेरी मैम की तरफ बहुत बढ़िया हिंदी नहीं है, ठीक है, बट कोशिश बोलचाल की भाषा तो ज़रूर रहेगी, ठीक है सर। तो अपनी प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, प्लीज़ डोंट हेजिटेट, आप प्लीज़ बोल दीजिएगा। जो नॉर्मल स्ट्रेस है जो हम सबकी ज़िंदगी में आता है, हमारी परेशानियाँ हैं, वो इंसान जिसका मानसिक स्थिति अच्छी होगी वो अच्छी तरह अपना कार्य कर पाएगा, राइट। मैंने मेंशन किया था अगर मानसिक स्थिति फिजिकल स्टेट नहीं है तो क्या ही आप लीडरशिप बना लेंगे और क्या ही आप कुछ और कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ ही ठीक होनी चाहिए ताकि आप अपना जो भी कार्य है वो इफेक्टिवली कर सकें और अपनी कम्युनिटी को कुछ दे पाए, उसमें कुछ बदलाव आए, कुछ अच्छाइयाँ आए आपकी वजह से, क्योंकि आपने जो कार्य किया है। तो क्या आप इससे सहमत हैं, इस डेफिनेशन से? आइसबर्ग के नीचे का हिस्सा नहीं देखेंगे तो हम उसके हिसाब से तो रिएक्ट कर देंगे। तो ये बच्चा परेशान कर रहा है ना हमें, हमारे कार्य में टीचर को परेशान कर रहा है, ठीक नहीं चल रहा है, तो हम उसको इस तरीके से कर देते हैं। अब आइए, आप सबने ये मैस्लो की थ्योरी तो सर तो बहुत वॉटसन और थॉर्नडाइक बता रहे थे, तो आई एम श्योर मैस्लो की थ्योरी तो सभी ने पढ़ी है आपके बीएड वगैरह में। तो हाँ जी सर, नेक्स्ट चले जाइए। हाँ, तो फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या हुए? सबसे नीचे वाली परत प्राथमिक आवश्यकता है, खाना पीना, रोटी कपड़ा और मकान, तो वो हमें चाहिए। अगर ये नीड्स पूरी नहीं होंगी तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। जब हम जूझ रहे होंगे, अपने बच्चे भी जूझ रहे हैं अपने कि हमें कहीं से खाना मिल जाए या कहीं हमको पानी मिल जाए या हमें रहने की जगह ठीक नहीं है, शेल्टर नहीं है हमारे पास, तो वो क्या आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। तो ये फिजियोलॉजिकल नीड्स हो गई हैं। इसके बाद आते हैं सेफ्टी नीड्स। अगर हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती है, हमें खाना मिल रहा है, ठीक से हम रह रहे हैं, वो सब है, फिर आती है हमारी, हम सेफ फील करना पड़ता है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हमें कोविड ना हो जाए, हमें कोई मलेरिया डेंगू ना हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ों हम अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं। हम घर में भी सुरक्षित रहना चाहते हैं, ये ना है कि हमारा घर कहीं भी हो, उस तरीके की भी सुरक्षा हमें चाहिए। They learn to appreciate their correlative, encourage किसी को प्रोत्साहन करना and praise किसी की तारीफ करना है। तो they learn to appreciate। अब अगर हम किसी की तारीफ करेंगे तो ही तो वो दूसरी चीज़ों को अप्रिशिएट करेगा, सराहना करेगा, दूसरी चीज़ों की तारीफ करेगा। If children live with fairness, हम अगर बच्चे देखते हैं कि हम किसी में भेदभाव नहीं कर रहे हैं, फेयर हैं, हम निष्पक्ष हैं, सो दे लर्न जस्टिस, उनका विश्वास बढ़ेगा कि हाँ जस्टिस में मुझे होना चाहिए। इफ चिल्ड्रन लिव विद सिक्योरिटी दे लर्न टू हैव फेथ। वो स्टोरी है ना कि एक बच्चे को पिता फेंक देता है लेकिन लेवल पे लाने की क्षमता रखता है। नीचे की अगर नीड्स पूरी ना हुई तो वो ऊपर के लेवल पे नहीं पहुंचता है। तो अब हमारे स्कूल्स में फिजियोलॉजिकल नीड्स की भी हेल्प करी जा रही है, खाना वाना देते हैं, मील्स होती हैं, राइट। जब तक वो स्कूल में रहते हैं तो स्कूल की प्रॉपर बिल्डिंग है, वहाँ पे वो सुरक्षित महसूस करते हैं उन 8 घंटों में। हर एक के घर में तो हम वो नहीं कर सकते, कोशिश तो है, बट फिर भी स्कूल में रहते हुए तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। स्कूल में सेफ्टी भी प्रोवाइड होती है, लव और बिलोंगिंग। आपसे ढूंढ रहा है बच्चा, आप उसके टीचर्स हो, राइट, आप प्रिंसिपल हो, आप उसके क्लासरूम में और बच्चे हैं, उनमें इन्वायरमेंट है कि वो लव, एक दूसरे को बिलोंगिंगनेस और लव का। और फाइनली एस्टीम नीड, क्या उसको प्रेज मिल रही है कि नहीं मिल रही है। प्रेज का भी बड़ा तरीका होता है ना। कहा जाता है प्रेज बहुत तरीके से किया जाता है जिसमें बच्चे को समझ में आए कि उसको किस चीज़ के लिए प्रेज किया है। वेरी गुड एक बहुत जनरल सी प्रेज है, अगर कॉपी में वेरी गुड, वेरी नीट हैंड राइटिंग, आपकी हैंड राइटिंग बहुत नीट है, अच्छी है, वो स्पेसिफिक हुआ प्रेज। बच्चे को एग्जैक्टली पता है कि मुझे किस चीज़ की तारीफ की जा रही है। If children live with criticism, they learn to condemn. समझ गए सारे?
क्रिटिसिज्म अगर उसको आलोचना ही करेंगे तो क्या सीखेंगे वो? कंडेम करना, किसी को रिजेक्ट करना, ये सीखेंगे। If children live with hostility, they live to fight, they learn to fight. Hostility, शत्रुता, दुश्मनी। अगर इसके साथ वो जीते हैं तो सीखेंगे क्या? लड़ाई झगड़ा, लड़ना सीखेंगे। If children live with ridicule, they learn to be shy. बच्चे को डांट दिया या उसको क्या कहेंगे, रिडिक्यूल कर, ऐसे यूं ही है तो हाँ, तो वो क्या बन जाएंगे? बोलेंगे नहीं। They learn to be shy. If children live with shame, they learn to feel guilty. शर्म, गिल्टी का मतलब है आत्मग्लानि। हाँ, वो सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है। They learn to feel guilty. If children live with tolerance, they learn to be patient. अगर टॉलरेंस के साथ, अगर बच्चे की गलतियों को हम सहन करते हैं, गलतियों को सहन करते हैं और उनको फिर रिस्पॉन्ड भी करते हैं बाद में, तो फिर बच्चे वो पेशेंस, क्योंकि हमने टॉलरेट किया तो बच्चे भी पेशेंट रहना सीखते हैं। बारी थी संगति के या कुछ भी कहिए, मैं 8वें फर्स्ट पारी के 8वें पीरियड में आ जाता था साइकिल लेकर के। 8वां पीरियड फर्स्ट पारी का खाली मिलता था कक्षा में। आगे की पंक्ति के सारे टेबल पीछे रह जाता, स्टूल उनमें पीछे की इकट्ठा करके स्टूल के उनमें टेढ़े मेढ़े फंसा देते, फिर वापस चला जाता। दूसरी पारी का पहला पीरियड शुरू होता, सर हाजिरी भरते, सब बच्चे आ जाते। मेरा नाम विक्रम है तो फिर मेरा नाम तो लास्ट में आता था और फिर मैं लेट आता और बाहर खड़ा रहता। फिर सर बोलते थे 51 उनका ये सच है कि हाँ सर। जब आता तो सब आगे की पंक्ति के सब महानुभाव पीछे खड़े रहते, आगे ही बाकी सब लड़के बैठे रहते, अब स्टूल गायब होते थे उनके। ऐसा कई दिन तक चला। मेरे ऊपर किसी को शक क्यों हो, मैं तो आता ही लेट था। जितेंद्र जी सर आए, हमारे नए ज्वाइन किए थे, या तो उनको थोड़ा अंदेशा हुआ, आगे गुरु थे। अपनी धर्म पत्नियों की बातें सुनने में और पतियों की बातें सुनने में वहाँ से प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी आपको भी। हाँ जी बहुत कुछ एक्टिव होता है पर एक्टिव लिसनिंग नहीं होती, सर कह रहे हैं। अच्छा, बी पेशेंट, इसका तो कहने की बात नहीं है, बच्चे हैं पेशेंट्स। शेयर योर फीलिंग्स एंड वैलिडेट देयर्स। वैलिडेट मतलब वो अगर आपसे कोई शेयरिंग फील कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, इवन एज पेरेंट्स हम कहते हैं आपने कहा डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, और वहीं उन्होंने देखा कि आप किसी टीचर पे चिल्ला रहे हैं तो मॉडल थिंग तो गलत है। वो कहेगा नहीं तो ये हमारे सर भी कर रहे हैं, हम भी करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल होता है एज एन एडल्ट। मैं ये नहीं कहूँगी कि केवल प्रिंसिपल्स और उसका, मैं तो ये भी कहती हूँ कि दिल्ली में अक्सर बहुत होता है ना कि ट्रैफिक जा रहे हैं, वहाँ दाएँ बाएँ देखा कि पुलिसमैन नहीं है तो आगे चल दिए या गलत वो कर दिया, टर्न में घुस गए या कुछ कर दिया। बच्चा है उस स्कूटर में और उस कार में, एक बच्चा है, एजेंसी के केसेस हो गए, ये हो गए, तब जाके किसी को पता चला। सो वी हैव टू कीप आवर चिल्ड्रन सेफ ना, इसलिए ये साइबर सिक्योरिटी का तो और इस तरीके की चीज़ें का भी। बुलिंग एक थिंग है जो हम अभी कवर करेंगे, बुलिंग अग्रेशन, उसमें वो कैसे फिजिकली अपने आप को सेव कर सकते हैं और वो भी बात करेंगे। यूज ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तुम कैसे हो इज ओपन एंडेड क्वेश्चन, बच्चा कुछ भी बोल सकता है। तुम ठीक हो, फॉरगिवनेस, बच्चे हैं, गलतियां करते हैं, आप फॉरगिव करेंगे, दे विल लर्न। कभी कभी कई तो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई करने लगते हैं, वो हमेशा ज़रूरत नहीं होती है। बी प्रेजेंट, जैसे लिसनिंग में मैंने बताया था कि आप बी प्रेजेंट मतलब आपको वहाँ होना चाहिए मेंटली फिजिकली बच्चे के साथ, अगर आपको बच्चा आपसे बात कर रहे हैं तो। और किसी कोई ऐसी गलती कर दी जो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, कर दी बच्चे ने गलती, तो फिर हेड कई बार बोलते हैं अगर मेरी बेटी होती ना या मेरा बेटा होता तो मैं जान से मार देता। ये जो अप्रोच है, हाँ, ये है ये चीज़।
18 साल तक के लिए तो वो जुवेनाइल जस्टिस पे भेजते हैं, वहाँ पे भी उनको कैसी भी पनिशमेंट उनको वो ज़िंदगी की लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट नहीं देते हैं, वो बहुत रेयर ऑफ रेयर केसेस में दी जाती है। तो वो भी कहते हैं कि इनको रिमांड होम में रख के थोड़ा सा ठीक कर दिया जाए, है ना, उनको एक और मौका दिया जाए। तो सिमिलरली हम इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। हैव शेड्यूल्ड, ये तो फैमिली की बात है, आप फैमिलीज में अपने पेरेंट्स को ये जो आप स्कूल में कर रहे हैं एक बहुत बड़ा पार्ट होता है स्कूल के हेड्स का, टीचर्स का, अगर काउंसलर नहीं भी है तो कि फैमिलीज को भी कई चीज़ें बताएं। देखिए आप इस फील्ड में हैं, आप पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, आपने 10 ऐसी चीज़ें पढ़ी और सीखी होंगी। जब आप सांस अंदर आए तो बलून की तरह, मुर्गे की तरह आपका पेट फूलना चाहिए, ठीक है। और जब आप बाहर निकालें, ये कोशिश हम करते हैं रोज। और जब आपको एक्सेल करना है, सांस बाहर निकालनी है, तो 1 2 3 4 5 6 वो गुब्बारा आपका अंदर धीरे धीरे चला जाएगा और आप सांस निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 in 1 2 3 4 5 6 out 1 2 3 4 5 6। मुझे खुद का क्रिएट कर देना, पेरेंट ने किया ना किसी और ने किया। और कई बच्चे जैसे ओवर, बट हर स्थिति में ये थिंकिंग की इशू है। तो थॉट्स को एक दिशा में ले जाते हैं और अगर वो नीचे गड्ढे में गिरने वाली दिशा होगी तो वो बिल्कुल और 100% वो पहले ही फेल हो गए हैं, एग्जाम देने से पहले ही अपने दिमाग में फेल हो गए हैं। वो उसको मैनेज करना, इसी के लिए ये जो एक्सरसाइजेस हैं, माइंडफुलनेस, अपने दिमाग को थोड़ा सा संतुलित रखना, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये वाले वैसे प्रेशर करते हैं बच्चों पर। तो एक बच्ची हमारी टॉप करने वाली थी, तो एग्जाम से एक दिन पहले उसकी मदर मेरे पास आई। गाँव में स्कूल जाता था, वो गाँव की भाषा बोलते कि सरिता बावड़ी होगी। क्या हुआ, मैं तुरंत बेचिंता हुई, मैं उनके घर गया कि मुझे मैंने क्यों बुरी आवाज़, तो सब क्यों बोल गई, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट बोल रही। अब हाथ मेरी खराब, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं से काम लिया, मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, जिनका सरिता एक बात होता बोली कुछ मैंने कि याद ही नहीं। सभी स्कूल्स में जा रहे थे और हम तो एकेडमिक लोग तो थे, तो उस समय भी हमारे स्कूल में भी आने की डेट थी। तो उस दिन ये बात तो हमने पहले बता दी थी बच्चियों को भी, और उसको भी हम अलग से दिखा के उनको भी बता दें, क्योंकि वो अगर जैसे किसी के घर में मदर ही नहीं है या किसी के घर में बड़ा भाई है तो वो अपनी छोटी बहन को कैसे, तो उनको भी नॉलेज होना चाहिए। इसलिए हमने इसके लिए, तो अब उसमें क्या था, जहाँ जहाँ स्कूलों में ये बातें हो रही थी, गाँव में माहौल ऐसा हो रहा था कि स्कूलों में गलत टाइप की चीज़ें बता, तो मुझे लगा था कि ये होने के बाद ये माहौल हमारे यहाँ से भी आएगा। तो मैंने कहा कि जिस दिन ये था उस दिन उनकी सबकी मदर्स को बुला, तो इतना शानदार वो प्रोग्राम हुआ कि कई मदर्स को भी ये नहीं पता था कि वो जो बता रहे, बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। होता कि कोई ऐसी लेडी दिखती है, ऐसे थे जो प्रेग्नेंट है, मैं उससे बातचीत करना चाहता हूँ। तो क्योंकि मेरी स्कूल में टीचर है, तो मैंने बात की, तो मैं आपकी डेट क्या है, वो बड़ी घबरा सी गई। प्रिंसिपल सर मेरे से पूछा, घबराने की बात नहीं है, छोटी बहन हो आप, और आपको क्या केयर करना चाहिए, मैं आपकी हेल्प करूँ बच्चे की केयर थोड़ी सी हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब क्या है कि टीचर ही सामान्य सी बात है, प्रेगनेंट होना, ये महामारी, ये सामान्य सी बातें हैं। अब हमारे एक्चुअली दिक्कत की जो पहले बात संक्रमण की आ रही थी कि हम अपनी बच्ची से, हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं, क्या हम अपनी बेटी से कोई बात करते हैं कि बेटी डेट क्या है? नहीं करते। अलग होता है सैड रहने, पूरे टाइम के लिए रहना। जब इंसान बहुत लंबा 2 हफ्ते से ज़्यादा सैड रहे कंटिन्यूसली, तो उसको डिप्रेशन में बोला जाता है। अगर वो 1-2 दिन में हम सभी को ऊपर नीचे चलता है, शाम को सैड हुए, सुबह ठीक हुए, 2 दिन सैड हुए, फिर ठीक हो गए, तो लेकिन अगर तो 2 हफ्ते तक सैडनेस चल रही है तो उसको डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन जिसे कहते हैं, वो हो सकता है। तो उसको दवाइयाँ, सॉरी, काउंसलर की हेल्प मिल रही थी अपना डिप्रेशन हैंडल करने के लिए। तो स्कूल ने क्या किया कि उसके लिए पीयर एजुकेटर्स ढूंढे। पीयर एजुकेटर्स क्या है, उसी के क्लास के या ऊपर नीचे की क्लास के बच्चे जो एम्पैथी दिखाते हैं, दूसरों के साथ फील करते हैं दूसरों के लिए, उनकी मदद ली गई ताकि वो उसको हमेशा सराउंडेड रखें और उसकी जहाँ जहाँ मदद वो कर सके। और पेरेंट्स को भी सजेशन दिए गए
बारे में, तो वो इम्प्रूव हो गई और क्योंकि ये एक रेगुलर पार्ट हो गया और एनईपी भी पार्ट है और बच्चों को जरूरत भी है, सबसे बड़ी बात है। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चला उसमें यही चीज़ें आई है, ये सारी चीज़ें इसीलिए क्योंकि ये पार्ट करिकुलम का पार्ट है और हमारी जो है पीएबी उसमें आ रही है, तो उसके रूप में जैसे टीचर जी ने कहा कि हमारी टीचर्स को, तो हम जो हमारा जो ब्लॉक लेवल पे जो एकेडमिक रिसोर्स पर्सन होगा जो गाइडेंस और काउंसलिंग का, वो एक फ्यूचर की बात है, उसको किस रूप में लेंगे, हो सकता है टीचर से भी हो सकता है हमारे कुछ अच्छे काउंसलर हो सकता है कुछ हम चाहे साइकोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो उसके हिसाब से भी होगा, कुछ कैरियर गाइडेंस के रूप में भी होंगे, क्योंकि साइकोलॉजी अपने आप में एक भी सेशन का पार्ट नहीं है, ये इसके अलग अलग बहुत सारे रूप भी है। तो हमारे में से कुछ प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे हैं, कुछ टीचर्स भी इस प्रकार के कैरियर के बारे में बता सकते हैं और कुछ डॉक्टर्स भी उसमें रहे साथ साथ, तब जाके ये पूरा का पूरा हमारा सेशन है या ये जो एक सिलेबस या सब्जेक्ट है वो पूरा होगा। तो हमने सभी पीएमश्री के लिए इस प्रकार के रिसोर्स पर्सन जैसे आप लोग तैयार हुए वैसा उन लोगों को भी हम तैयार करने की प्रोसेस में है और बाद में अभी किया भी है, लेकिन लगातार चलता है। ये तो नाम मैं बता सकता हूँ, मेरी जानकारी में बहुत अच्छा मैंने उनका हुआ है। तो आप जब भी रिसोर्स पर्सन हम तक नाम मांगे तो उसमें जरूर देना है। सी लर्निंग का उसमें टीचर्स को उन्होंने ट्रेनिंग भी दी है और वो प्रोग्राम स्कूल्स में भी कराया भी जा रहा है। तो इसी से तो ये जो इतनी लंबी जो बताया, मैं शिक्षा लोकम टीम के साथ काम करती हूँ। हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में काम करते हैं दिल्ली में। हाँ जी, शिक्षा लोकम। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं वापस राजस्थान आई हूँ। मैंने अपने जीवन के 10 वर्ष राजस्थान में बिताए हैं और इसमें से 7 साल मैंने राजस्थान के शिक्षा विभाग के साथ काम किया है। तो आप में से कुछ लोगों को शायद मैं पहले से भी जानती हूँ और कहीं ना कहीं पक्का मिले होंगे, 1-2 लोग मुझे मिले ऐसे। तो बहुत एक्साइटेड थी मैं वापस राजस्थान आने के लिए, आप सभी से मिलने के लिए। और कोशिश करेंगे कि लंच के बाद का सेशन है तो आप लोगों को नींद ना आए, ये मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी तरफ से। तो शुरुआत करते हैं एक छोटी सी गतिविधि के साथ। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, चलो अब मुझे लगता है अब आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। एक बार और ट्राई करते हैं। कोशिश करिए अपना हाथ फटाक से उंगली पकड़ ले और हाथ भी बचा। सर आपको तो एक ही काम करना है यहाँ पे। 1 2 3। बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या बचपन याद आता है, सर को कॉन्सेंट्रेशन याद आ रहा था और बिल्कुल सही सर। और बचपन याद आ रहा है कि बचपन में आ गए, बचपन याद आ रहा है। अच्छा, पूर्ति याद आ रही है। अच्छा, कौन सा सर? हाँ, गुब्बारे वाला। यस सर, मुझे पता है क्या याद आ रहा था जब आप सब लोग ये कर रहे थे। मेरे को याद आ रहा था कि आप सब लोग एक टाइम पे अपने अपने जिलों में, इलाकों में कितने सारे काम एक साथ करते हैं। यहाँ पर सिर्फ उंगली और हाथ वाला कोऑर्डिनेशन करना था, उसमें भी चैलेंज आ रहा है और आप सब जो एक्सपर्ट्स हैं, तो एक बार बच्चों से ट्राई करिएगा उनके साथ करने का। करेंगे कि सत्र पर्यंत गतिविधियाँ चलने वाली, तो उसकी प्लानिंग हमारी कैसे कर पाएंगे, शायद इस पर आप बात करें। प्लान को लेकर पीएमश्री एक्शन प्लान, कुछ भी थॉट्स हो सकते हैं जो आपके मन में आ रहे हैं, पीछे से भी कैसे काम करना आगे। डेफिनेटली यस, प्लानिंग, एक्शन प्रोजेक्ट एंड एक्शन प्लान, जिसके ऊपर ये थोड़ा सत्र है। ठीक है, एक गतिविधि है सिंपल सी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अभी टेबल वाली व्यवस्था नहीं है तो हम ऐसा करेंगे कि हम लोग घर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको स्क्रीन पर 2 घर दिख रहे हैं। आप लोगों के पास, कुछ लोगों के पास पेन है, कॉपी है, फोल्डर, आपको इतना खूबसूरत फोल्डर दिया गया है। तो आप लोग उसको लेकर घर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं सर ने बना भी लिया। सर
और किसी ने घर बनाया? सर ने अपने हाथों का इस्तेमाल करके घर बनाया, वेरी नाइस। सर फोल्डर से घर बना रहे हैं, बहुत सुंदर फोल्डर है तो घर इतना सुंदर लग रहा है। वो मैम और मैम की डॉटर ने घर बनाया, मैम दिखाइए, दिखाओ। वाह, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। सर ने अपना घर अपने ऊपर ही अपना घर बना लिया, वेरी नाइस, छत बना ली। ऐसा बता सकते हैं जब आप घर बना रहे थे तो क्या स्टेप्स थे, क्या थॉट आया, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस घर बनाने का जानना चाहते हो। तो सर ने वो देखा और सोचा झरोखे हो, कुछ ऐसी पुरानी जो राजस्थानी आर्किटेक्चर की इतनी सुंदर खिड़कियाँ होती हैं, वैसा सर ने सोचा। और उसके बाद डेफिनेटली सर ने रिसोर्सेज इकट्ठे करे होंगे स्टेप 1 में, उसके बाद उसको जोड़ा होगा, कैसे लोन लेने का कुछ प्रोसेस होता होगा, तो अलग अलग स्टेप्स है। कोई और शेयर करना चाहेगा घर बनाने की स्टोरी? किस तरह का मुझे मकान चाहिए, कितने लोग रहेंगे उसके अंदर, वो सारी बातें देखते हुए प्लानिंग करेंगे। कैसा घर, मेरा घर कैसा दिखेगा, रिसोर्सेज क्या होंगे, प्लस मेरा बजट क्या है, कितना लोन लेना है, कितना, तो छोटे छोटे स्टेप्स। तो ये जो पूरा प्रोसेस था ना घर बनाने का, इसको हम कहते हैं पावर ऑफ स्मॉल स्टेप्स। हम लोग को लगता है कि हम सीधे बहुत बड़े गोल्स पर काम कर रहे हैं अपने जीवन में भी, लेकिन एक्चुअली में हम लोग अचीव तब करते हैं जब हम छोटे छोटे कदम रखते हैं। एक गाना भी है शायद, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। मैं जब भी ये देखती हूँ टेक, मुझे वही गाना याद आता है। तो पावर ऑफ स्मॉल स्टेप्स, छोटे कदमों से हम कैसे अपने गोल पर जाते हैं उसकी बात करते हैं, माइक्रो इम्प्रूवमेंट्स की हम बात करते हैं।